फिर पिस्तौल हाथ आ जाने के बाद उसने दूसरा मंसूबा बनाया। उसने उमर और नबी बख्श को अपनी साजिश के बारे में बता दिया। उसके दोनों साथी मारे जा चुके थे। नबी बख्श की लाश उसके सामने अर्श पर पड़ी थी और वो चारों तरफ से घिर चुका था। ये चारों से इंसान नहीं, मौत के फरिश्ते लग रहे थे। कासिम ने एक बार फिर चारों तरफ देखा। वो सोच रहा था कि किसी तरह लॉन्च के इंजन वाले कैबिन तक पहुंच जाए तो अपने आप को बचा सकता था। अगर मौत उसका मुकद्दर बन चुकी थी तो वो अकेला नहीं मरेगा, इन चारों को भी अपने साथ ले डूबेगा। लेकिन इंजन वाले कैबिन की तरफ अब 9 लखा खड़ा था। वो इंसान नहीं, जल्लाद था। कासिम ने एक बार फिर घूमकर इधर उधर देखा। शारिक हाथ में पिस्तौल संभाले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। बी कोस्टा भी आगे आ रहा था। अलबत्ता समीना अपनी जगह पर खड़ी थी। कासिम की आंखों में चमक सी उभर आई, क्यों भी ये इज़हार का कमजोर पहलू था। यह सोचते हुए कासिम ने समीना की तरफ दौड़ लगा दी। उसने यही सोचा था कि किसी तरह समीना को अपनी गिरफ्त में लेकर उसके जरिए उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। अगर वो समीना को गिरफ्त में ना भी ले सका तो उसे ऊपर से घूमकर इंजन वाले कैबिन तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। उसने जैसे ही समीना की तरफ छलांग लगाई, शारिक ने पिस्तौल का ट्राइगर दबा दिया। पिस्तौल से स्टिक की आवाज उभर कर रह गई। शारिक का पिस्तौल भी खाली हो चुका था। वो पिस्तौल फेंककर कासिम के पीछे दौड़ा। कासिम समीना की तरफ लपका। समीना गाफिल नहीं थी, वो भी गालिबन कासिम के इरादे को बांप गई थी। कासिम जैसे ही करीब पहुंचा, समीना न सिर्फ फुर्ती से एक तरफ झुक गई बल्कि उसने एक पैर भी आगे कर दिया। उसका पैर कासिम की टांगों में उलझा और कासिम चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई। उसने उठकर समीना पर झपटना चाहा, मगर फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। शारिक बहुत करीब पहुंच चुका था। कासिम ने मुड़कर दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। वो ऊपर से घूमकर इंजन वाले कैबिन की तरफ जाना चाहता था, मगर 9 लखा दौड़ता वो उस तरफ आ गया। कासिम बुरी तरह बदहवास हो गया। उसने मुड़कर रेलिंग की तरफ छलांग लगा दी। दूसरी तरफ शारिक ने दौड़कर उसका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। कासिम चीखता हुआ उछला और हवा में उड़ता हुआ तारीक समंदर में जा गिरा। वो चारों दौड़ते हुए रेलिंग के करीब पहुंच गए। तारीकी में कासिम की 1-2 चीखें सुनाई दी और फिर उसे लहरों ने निकल लिया। खस कम जहां पाक। 9 लखे ने तारीक समंदर की तरफ देखते हुए कहा, जहां तो इस खस से पाक हो गया, अब लांच को देखो। शारिक ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हुजूम से भी पाक हो जाए। 9 लखा और शारिक व्हील कैबिन की तरफ आ गए। शारिक को यह देखकर इत्मीनान हुआ कि लांच ऑटो पायलट है और उसका रुख भी उसी तरफ था जिस तरफ वो जाना चाहते थे। शारिक ने एक तरफ लगी घड़ी देखी। 3:30 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि वो तकरीबन आधे घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला लांच को कंट्रोल करने था। तुम लांच को संभालोगे या हम समंदर में ही भटकते रहेंगे? शारिक ने पूछा। फिक्र मत करो शारिक माऊ, 9 लखे ने लांच का कंट्रोल संभालते हुए कहा। मैं कासिम के साथ इसीलिए लगा रहता था कि उसे थोड़ा बहुत हैंडल करना सीख लो। खुदा करे तुम उसे हैंडल कर लो, शारिक ने कहा। समीना और डी कोस्टा भी व्हील कैबिन में आ गए। समीना मुख्तलिफ डायल को देख रही थी। 5 बजे के लगभग दिन की रोशनी फैलने लगी तो समीना एक तरफ इशारा करते हुए चीख उठी, वो देखो, वो चट्टान नजर आ रही है। शारिद वगैरह उस तरफ देखने लगे और फिर तेजी से कैबिन से निकलकर अर्श पर आ गए। 9 लखा कंट्रोल व्हील संभाले रह गया। शारिक, समीना और डी कोस्टा अर्श की रेलिंग के सहारे होकर सामने देखने लगे। बहुत दूर सुबह के धुंधलके में एक बहुत बड़ी चट्टान का हेबला दिखाई दे रहा था। 9 लखे, शारिक ने वहीं से चिल्लाकर कहा, लांच का रुख चट्टान की तरफ मोड़ दो, लेकिन इसका ख्याल रखना कि लांच कहीं टकरा ना जाए। फिक्र मत करो शारिक बाऊ, 9 लखे ने भी चीख कर जवाब दिया। हम इंशाल्लाह खैरियत से पहुंच जाएंगे। फिजा में धुंध सी थी। लांच की रफ्तार कम हो गई। अब वो बहुत सुस्त रवि से चट्टान की तरफ बढ़ रहे थे। 9 लखे ने लांच की तमाम बत्तियां भी रोशन कर दी। वो दोनों हाथों से व्हील थामे हुए था और किसी मायर मल्लाह की तरह उसे कभी दाएं और कभी बाएं हरकत दे रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद लांच चट्टान के बहुत करीब पहुंच गई। अब धुंध भी चटने लगी थी। 9 लखा कोई नहीं बल्कि सबको यह अंदेशा था कि लांच कहीं पानी में छुपी हुई किसी चट्टान से ना टकरा जाए। 9 लखा सिर्फ चंद घंटे कासिम के साथ रहा और उन चंद घंटों में सती तौर पर समझी जा सकती थी, लेकिन बला होने का दावा नहीं किया जा सकता था। लेकिन 9 लखा ने इन चंद घंटों में कासिम से जो कुछ समझा था उसको ज़हन में रखते हुए बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। चट्टान लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। चट्टान क्या थी? तकरीबन 2 मुरब्बा मील पर फैला हुआ एक छोटा चट्टानी जजीरा था, जिस पर दास का एक तिनका तक नहीं था। अगरचे ये जजीरा साहिल के करीब होता तो इस तरह वैरान ना होता। साहिल से तकरीबन 250 मील दूर होने की वजह ही से ये वैरान पड़ा था। तकरीबन 50 गज का फासला रह गया और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। लांच पानी में छुपी हुई एक चट्टान से टकरा गई। अगर रफ्तार ज्यादा तेज होती तो शायद लांच के टुकड़े हो गए होते।
लेकिन रफ्तार ना होने के बराबर थी, इसलिए इस तसादम के बाद भी ये लोग महफूज रहे थे। अलबत्ता लांच ज़ेर ज़मीन छोटी छोटी चट्टानों में फंस गई थी। अब ये बात नौलखा के पास में नहीं थी कि लांच को वहां से निकाल सकता। उसने इंजन बंद कर दिया। पत्थरों में पंची लांच एल के लिकोले लेने लगी। किस्सा तमाम शुद्ध। शार्क ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, हम इस चट्टान पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। समीना ने कहा। उसकी आंखों में तजवीज उभर आई थी। तुम शायद भूल रही हो कि माल लेने के लिए एक जाल यहाँ आने वाला है। शारिब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम उस जहाज के कप्तान से कहेंगे कि वो हमें किसी साहिल पर उतार दे। उम्मीद है कि वो हमारी ये दरख्वास्त रद्द नहीं करेगा। लेकिन वो जहाज आएगा कब? समीना ने पूछा। मेरे ख्याल में अब से 1 घंटे बाद उस जहाज को यहाँ पहुंच जाना चाहिए। इस मरतबा डी कोस्टा ने किलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग लांच के अर्शे पर बैठ गए। हवा से इरसती उसमें नमी, जिससे चिपचिपाहट का एहसास हो रहा था। 1 दिन और 2 रातें। शार्क समीना की तरफ देखते हुए बुड़बुड़ाया। ये हमारी जिंदगी का सबसे सनसनीखेज दौर था। 5 इंसान अपनी जिंदगी से महरूम हुए और हमारे सरों से वो तलवार उतरी जो लटकी हुई थी। खौफ की ये तलवार तो अब भी हमारे सरों पर लटकी हुई है। समीना ने कहा, अगर टाइम सिक्योरिटी या बैरी कस्टम की कोई लांच इस तरफ आ निकली तो हम तो धर लिए जाएंगे। पहले तो बात बन गई थी, लेकिन अब हमारे पास कोई उज़र नहीं है। हम इस वक्त तादाल समंदर में हैं। डी कोस्टा ने कहा, यान बिल्कुल महफूज है। अलबत्ता हम भी किसी मुल्क की सरहद में दाखिल होंगे, वहां के कानून के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जाएगा। यार शार्क बाबू, नौलखे ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सारी रात हमारे साथ बड़े मार के होते रहे हैं। मेरा तो जिस्म थक गया है और दिमाग भी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि कुछ खा पी लें ताकि दिमाग कुछ सोचने के काबिल तो हो सके। मैं चाय बनाती हूँ, तुम डिब्बों में से कुछ खाने को निकाल लो। समीना भी कहते हुए उठ गई। नौलखा तो कैबिन की तरफ चला गया और समीना उस तरफ जहां किचन की जगह बनी हुई थी। उसे चाय बनाने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इसी दौरान नौलखा भी बिस्किटों के डिब्बे निकाल कर सामने रखाया। हमारे कपड़े उस कंपक्त ने पता नहीं कहाँ छुपा दिए हैं। इन कपड़ों में तो अब उलझन होने लगी है। शारिब ने चाय पीते हुए कहा। मुझे पता है, नौलखे ने जवाब दिया। इंजन रूम की दीवार के तख्तों के पीछे वो केस रखा हुआ है। इत्तेफाक से मैंने नबी बख्श वो तख्ता खोलते हुए देख लिया था। चाय पीने के बाद नौलखा वहां से उठकर इंजन रूम में आ गया। समीना भी उसके साथ ही थी। कैबिन में दाखिल होकर नौलखा एक दीवार के करीब बैठ गया और स्क्रू ड्राइवर से दीवार में लगे हुए पेच खोलने लगा। 4 पेच खुल जाने से लकड़ी का एक तख्ता अलग हो गया। दीवार में पैदा होने वाले उस कला में वो सूटकेस रखा हुआ था, जिसे बाहर निकाल कर उसने समीना के हवाले कर दिया और खुद तख्ते को दोबारा उसकी जगह फिट करने लगा। समीना वो सूटकेस लेकर अपने कैबिन में आ गई। उसने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सूटकेस में से अपने कपड़े निकाल कर पहनने लगी। पैंट शर्ट और जोगर में वो अपने आप को बहुत ज्यादा फिट महसूस करने लगी थी। समीना कैबिन से बाहर आ गई। डी कोस्टा अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उन्होंने भी बारी बारी कैबिन में जाकर अपने कपड़े बदल लिए। सूरज तनु हो रहा था। कल समीना ने गुरूबे आफ्ताब पर बीचेस को हसीन मंजिर देखा था। समंदर पर गुरूबे आफ्ताब का मंजिर इससे कहीं ज्यादा हसीन था। सूरज जैसे जैसे बुलंद हो रहा था, धूप में तपश आती जा रही थी। जहाज अभी तक नहीं आया था। उन्हें यह बताया गया था कि वो जहाज हफ्ते की सुबह उस चट्टान के पास पहुंचेगा। कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, लेकिन सुबह का वक्त बीत रहा था और अब तो दोपहर होने वाली थी। उस बपरी अपनी जगह पर कुछ सोच रहे थे। समीना सोच रही थी कि अगर जहाज ना पहुंचा तो इसी लांच या चट्टान पर एड़ियां रगड़ते हुए खत्म हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शार्क को पहले ही बता दिया गया था कि आप भी गुजरगाह से बहुत हटकर हैं, जिसका मतलब है कि उस तरफ किसी और जहाज के आने की तवक्को नहीं थी, जिसे किसी तरह अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सकता। 11:15 बजे के करीब वक्त पर एक जहाज का हेवला सा दिखाई दिया। जहाज को देखकर उनकी जान में जान आई। जहाज इसी तरफ आ रहा था। उसे वहां पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया और फिर उस चट्टान से तकरीबन 20 मील दूरी लंगर अंदाज हो गया। शार्क वगैरह उस तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद एक कश्ती जहाज से समंदर में आ गई। उसके साथ ही 2 आदमी भी कश्ती में आ गए। वो एक छोटी मोटर बोट थी जो पानी को चीरती हुई उनकी तरफ आ रही थी। वो दोनों आदमी कश्ती से लाइन पर आ गए थे। वो पाकिस्तानी ही थे। कोड वर्ड के तबादले के बाद ही साबित हो गया कि वही लोग थे जिनके लिए वो माल लेकर आया था। माल कहाँ है? उनमें लतीफ नामी शख्स ने पूछा। माल तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम दरपेश है, शारिफ ने कहा। वो क्या? लतीफ ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। शारिफ ने अपना मसला बयान कर दिया। आखिर में वो कह रहा था, हम में से कोई भी लांच चलाना नहीं जानता, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें भी जाल पर सवार कर लिया जाए और किसी साहिल पर उतार दिया जाए। वहां से हम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेंगे। कप्तान से बात करनी पड़ेगी, लतीफ ने कहा। वो कैनेडियन है और मेरा ख्याल है तुम्हारी बात मुश्किल ही से मानेगा, क्योंकि सिर्फ बार उठाने को कहा गया था हमें, किसी आदमी को
चलो मैं खुद बात करता हूँ, शारिक ने कहा। लतीफ और शारिक मोटर बोट पर आ गए। फिर कुछ सोचकर शारिक ने समीना को भी साथ ले लिया। उन्हें जहाज तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। यह माल बरदार जहाज था और ज्यादा बड़ा नहीं था। कराची की बंदरगाह से रवाना हुआ था और इसकी मंजिल कनाडा थी। जहाज का कप्तान भी कनेडियन ही था। वो बड़ी मुश्किल से इन्हें साथ लेने पर आमादा हुआ। हमारा रास्ता अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन हम एक तवील चक्कर काटते हुए बस्कत की तरफ निकल जाएंगे। वहां टुन्नबू को साहिल पर उतार दिया जाएगा और अगर किस्मत ने साथ दिया तो ग्वादर पहुंच जाओगे। अशमगलनों की लांचें बस्कत और ग्वादर के दरमियान चक्कर लगाती रहती हैं। शारिक ने समीना को जाल पर ही छोड़ दिया और लतीफ के साथ मोटर बोट पर सवार होकर लांच की तरफ वापस चला गया। लांच के नीचे से ईरवन से भरा हुआ वाइन कंटेनर निकालने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। शाम वो बोट पर आ गए। शारिक ने लांच के अर्शे पर रखा हुआ डीजल गेट ग्राम उड़ा दिया। डीजल अर्शे पर फैलता चला गया। शारिक ने रेलिंग के करीब आकर एक कपड़े को आग लगाई और उसे अर्शे पर फेंक दिया और खुद बड़ी फुर्ती से रस्ते से लटक कर मोटर बोट में आ गया। मोटर बोट फौरन ही हरकत में आ गई। जब वो जहाज पर पहुंचे तो चट्टान के तेम खड़ी ली लांच से शोले उतर रहे और ये शोले बतजीब बुलंद होते जा रहे थे। जहाज हरकत में आ गया। वो लम्हा मलम्हा वहां से दूर होता जा रहा था। शारिक समीना नोनका और डी कोस्टा जहाज के अर्शे की रेलिंग से टेक लगाए खड़े शोले उगलती हुई लांच को देख रहे थे, जो लम्हा मलम्हा दूर होती जा रही थी। बाजे बुजुर्ग की तिलमिलाहट काबिल दीन थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपना ही गला घोंट रहे। शारिक और समीना का मंदिर से भाग जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो ना सिर्फ भाग गए थे बल्कि याकूब को भी कत्ल कर गए थे। याकूब उसका एक मजबूत सतून था जो गिर गया था। शारिक बड़ी मुश्किल से उसके हाथ लगा था, लेकिन वो जिस तरह निकल गया था उसे माजा गुजर बुरी तरह बुखला गया था। उसके इस तरह भाग जाने का मतलब है कि अब वो उन पर भरपूर वार करेगा। माजा गुजर को अपनी आदमी पर इस बात पर भी तैश आ रहा था कि रात को जब शारिक और समीना को पकड़कर मंदिर वाले अड्डे पर लाया गया तो उसे इतला क्यों नहीं दी गई थी। हालांकि रात 12 बजे तक वो खुद मंदिर में रहा था। उसे किसी और जरिए से ये इतला तो मिल गई थी कि शारिक के डेरे को आग लगा दी गई थी। फिर वो याकूब को यह हदायत करके अपनी महर वाली कोठी पर आ गया था कि शारिक के सिलसिले में कोई इतला मिले तो उसे फौरी तौर पर इतला दे दी जाए। लेकिन शारिक के साथ समीना को देखकर याकूब की राल टपक पड़ी थी और उसकी आवाज ने ही उसे मौत की नींद सुला दिया। शारिक एक बार फिर अपनी खुफिया पनाहगाह में जा चुका था और माजे के आदमी उसका सुराग लगाने में बुरी तरह नाकाम थे। अपने आदमी से मायूस होकर माजे ने खुद शारिक की तलाश शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में राजा का नाम सामने आया था। राजा भी शारिक का आदमी था और माजे को इस बात पर हैरत थी कि उसने स्क्रैप से भरा हुआ ट्रक क्यों लिया था और फिर दूसरे दिन स्क्रैप वापस क्यों कर दिया था। माजे को छुपा था कि स्क्रैप की आड़ में माल किसी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया होगा, लेकिन राजा कहाँ था? वो भी उसी तरह गायब हो गया था जैसे इस दुनिया में इसका वजूद ही ना रहा हो। खुद उसी रात बजंग में घूमते हुए दामा उसकी नजरों में आ गया, जो एक हेड कांस्टेबल के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। माजा गुजर थाने के बाहर खड़ा गामे की वापसी का इंतजार करता रहा और मिलाकर गामा थाने से बाहर निकला तो माजे ने उसका ताकुम शुरू कर दिया। माजे गुजर अपने आदमियों पर तो गुस्से था ही, लेकिन अब उसे अपने आप पर भी तैश आ रहा था कि गामे को काबू वो नहीं कर सका, बल्कि उसे खुद जलील होना पड़ा। छप्पड़ से निकलने के बाद वो सीधा दैर वाली कोठी पर आया और उसके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे, जिससे गाड़ी की सीट भी खराब हो गई थी। जब वो कोठी पहुंचा तो चौकीदार उसे कीचड़ में लथपथ देखकर चौंके बगैर ना रह सका। ताता कहाँ है? माजे ने गेट के अंदर दाखिल होते ही गाड़ी रोक ली। वो छत पर है जी, चौकीदार ने जवाब दिया। उसे बुलाओ और कहो ये गाड़ी साफ करे। माजा कहते हुए गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गया। जब से शारिक मंदिर से फरार हुआ था, माजे ने 2 गनमैन अपनी कोठी पर तैनात करवा दिए थे, क्योंकि उसे शारिक की तरफ से किसी इंतजामी कार्रवाई का अंदेशा था। उन दोनों गनमैनों से हर वक्त एक छत पर मौजूद रहता था। माजा पोच वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होने की बजाय पहलू के दरवाजे से दाखिल हुआ। उस दरवाजे अंदर दाखिल होते ही एक बाथरूम था और उससे आगे रायदारी के इख्तिताम पर एक तरफ ड्राइंग रूम का दरवाजा था और दूसरी तरफ हाल में दाखिली का रास्ता। बाथरूम दरअसल ड्राइंग रूम में आने वाले मेहमानों के लिए मखसूस था। बादी उस बाथरूम में दाखिल हो गया। उसके कपड़ों से अब भी कीचड़ टपक रहा था। चेहरा और हाथ पैर भी कीचड़ में लथपथ थे। उसे अपने आप से खराजी महसूस हो रही थी। बाथरूम में दाखिल होकर उसने बड़ी एहतियात से कपड़े उतारकर एक कोने में डाले और शावर खोलकर नीचे खड़ा हो गया। कपड़े बदलते वो ड्राइंग रूम में आ गया तो कहीं उसी वक्त काका अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल थी। गाड़ी कीचड़ में कैसे भर गई उस्ताद? उसने दरवाजे ही में रुक कर पूछा। आज तो मेरे साथ ड्रामा हो गया, माजिद ने कहा। मैं वजीर अली की तरफ गया था, गाड़ी बाजार में खड़ी कर दी, फकूद वजीर अली की तरफ चला गया। तुझे पता है उसका घर गंदे नाले की परली तरफ है। वापिस आते हुए मैंने सोचा लंबा चक्कर लगाने की बजाय छलांग लगाकर नाला पार कर लिया जाए। अंधेरे में अंदाजे की गलती हो गई और मैं गंदे नाले में जा गया।
उस वक्त आस पास कोई आदमी भी नहीं था जो मेरी मदद करता। बड़ी मुश्किल से निकला था नाले से। मेरे कपड़े पिछले गुसल खाने में पड़े हैं, उन्हें पानी में खंगाल कर बाहर डाल दो। बाद में धोबी को दे देना और गुसल खाने को अच्छी तरह धोगे ना। और हाँ, गाड़ी साफ कर दी। माजी ने असर में सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसने कीचड़ के बारे में एक फर्जी कहानी सुनाई थी। जाहिर है वो ये तो नहीं बता सकता था कि उसे गामे ने कीचड़ में रगीदा था। मुनीर गाड़ी साफ कर रहा है, काके ने जवाब दिया। अच्छा जाओ, तुम चाय बनाकर लाओ और ये टेलीफोन जरा मेरे पास रख जाओ, माजी ने कहा। काका स्टैंड पर रखा हुआ टेलीफोन उठाकर उसके सामने काफी टेबल पर रख दिया और बाहर चला गया। माजी ने टेलीफोन उठाकर अपनी गोद में रख लिया, रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। 2 इंच से मिलाने के बाद उसने क्रैडल दबा दिया। चलना में कुछ सोचता रहा, फिर टेलीफोन सोफे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद काका चाय बनाकर ले आया। माधव उधर चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच रहा था कि शारक को कहां तलाश करे। लेकिन शारक से ज्यादा अब उसे गामे की जरूरत थी जिसने उसे जलील किया था। इसने कसम खाई थी कि जब तक गामे को सबक नहीं सिखाएगा उसे चैन नहीं आएगा। चाय पीते हुए अचानक ही एक ख्याल और आया। एक ऐसे शख्स का नाम उसके दिल में आ गया जिससे राजा के बारे में मालूम किया जा सकता था। उसका नाम शुक्लू था और वो मुगलपुरा में रहता था। राजा से उसकी बड़ी यारी थी और माजे से भी उसके ताल्लुकात थे। माजे को यकीन था कि शकूर से राजा के बारे में मालूम हो ही जाएगा। ओए काके, उसे चाय का खाने का मेज पर रखते हुए आवाज दी। काका फौरन हाजिर हो गया। जी उस्ताद जी। गाड़ी साफ हो गई? माजे ने पूछा। मुनीर गाड़ी साफ कर रहा है उस्ताद जी, बस थोड़ा ही काम रह गया। सीटों पर सूखा कपड़ा फेर रहा है, काके ने जवाब दिया। तुम गाड़ी लेकर मुगलपुरा चले जाओ और शबूरे को ले आओ। उससे कहना माजे ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा उस्ताद जी, मैं अभी जा रहा हूँ, काका कहते हुए बाहर निकल गया। माजा मुझे ड्राइंग रूम में बैठा रहा, फिर उनकी तरह हाल कमरे में आ गया जहां टीवी रखा हुआ था। उसे टीवी ऑन करके दूरदर्शन लगा दिया। इस फिल्म आ रही थी, मारदार से भरपूर। ये फिल्म खासी दिलचस्प थी। वो सामने सोफे पर बैठा फिल्म देखता रहा। फिल्म हमने मुंतकी इंजाम को पहुंचकर खत्म हो गई। ये इंजाम भी मारदार से भरपूर का। 12:30 बजे तक ही उसी वक्त कार बंगले में दाखिल होकर रुकी और थोड़ी देर बाद सामने वाले दरवाजे की तरफ से काका और शकूर की बातों की आवाजें सुनाई थी। काका मैं यहाँ हूँ कमरे में, शकूर को यहीं ले आओ, बाजे ने कतरे बुलंद आवाज में कहा। कुछ देर बाद वो दोनों हाल में आ गए। शकूर ने उस तरफ आगे बढ़कर हाथ मिलाया जैसे वो मुर्शिद के सामने हाजिरी दे रहा हो। आज हमारी याद कैसे आ गई उस्ताद? मैं तो समझा था कि तुम भूल ही गए हो, शकूर ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं तो नहीं भूला, लेकिन तुम लोग मुझे भूलते जा रहे हो, माजे ने कहा। आज एक काम आन पड़ा है तुमसे। हुक्म करो उस्ताद, शकूर ने कहा। कोई बनता हुआ है? यही समझ लो, मादे गुजर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम समझ रहे हो। फिर कैसे उस्ताद? शकूर ने जीवन निगाहों से उसकी तरफ देखा। जिसे उठाना है वो तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, तुम उसे कहीं भी ले जा सकते हो, बल्कि मेरा ख्याल है उसे उठाने की जरूरत ही नहीं। मैं जो कुछ चाहता हूँ वो तुम बड़ी आसानी से मालूम कर सकती हो। भूलकर बात करो उस्ताद, शकूर ने कहा। राजा आजकल कहाँ गायब है? माजे गुजर ने सवाल किया। वो आजकल गामे के साथ लगा हुआ है, शकूर ने जवाब दिया। इत्तफाक से आज ही मुलाकात हुई थी, बड़ी जल्दी में था, कोई तफसीली बात नहीं हो सकी। और तुम क्या मालूम करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है शारक से आजकल बेरी बड़ी बनी हुई है। उसने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके हाथों मेरे कई बंदे भी जाया हो चुके हैं, लेकिन शारक किसी तरह काबू में नहीं आ रहा। कल रात वो हाथ तो लग गया था, लेकिन यकूब को कत्ल करके भाग गया। उसके बाद कोई पता नहीं कि वो कहाँ गायब है। राजा देर गामे के साथ लगा हुआ है, तो उसे शारक की ठिकाने का पता मालूम होगा। किसी तरह राजा से ये मालूम कर लो कि गामा ये शारक है कहाँ। वह तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि याद करोगे। मुझे इनाम का लालच नहीं है उस्ताद, शकूर ने कहा। मैं एक गोदम में रालबू तलाश करके उसे मालूम करने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं करनी, ये काम हर सूरत करना है। लो ये खर्च वगैरह रात लो। माजे गुजर ने जेब से 5,000 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। शकूर ने नोट लेकर जेब में रख लिए। वो कुछ देर तक शारकी के बारे में बातें करते रहे, फिर शकूर जाने के लिए उठ गया। इसे छोड़ाओ काका, माजे गुजर ने काके की तरफ देखते हुए कहा। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर मुझे जगाना अम्बा। शकूर ने जाने के बाद माजे गुजर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर बाद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। कई रोज गुजर गए, शारक का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान 2 मरतबा शकूर से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो भी राजा या गामा के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका। और फिर एक रोज माजे गुजर के लिए ये इतला बड़ी सनसनीखेज साबित हुई कि शारक को सुर्ख रंग की शराड़ में हाजी अब्दुल्ला के एक आदमी के साथ समानाबाद की तरफ जाते देखा गया। माजे हाजी अब्दुल्ला को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसका शुमार पाकिस्तान में मुनशियात के उन चांद स्मगलरों में होता था जो पूरी दुनिया में मुनशियात सप्लाई करते थे। वो बहुत से ममालिक को मतलूब था। पाकिस्तान की हुकूमत भी उसके बारे में सब कुछ जानती थी, मगर यहाँ कोई उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके हाथ बहुत लंबे थे। उसकी गिरफ्तारी हुकूमत के ऐवानों को हिला कर रख सकती थी।
हाजी अब्दुल्ला पाकिस्तान में आजादी से घूमता फिरता था। लाहौर में उसकी बहुत जायदाद थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।